और बांग्लादेश हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बांग्लादेश हिंसा पर बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़ रहे हैं। आईएसआई तैयार कर रहा था विद्रोह की जमीन, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, और पाकिस्तान ने भड़काने का काम किया था। मालदीव की तर्ज पर इंडिया आउट का टास्क दिया गया था और यहां पर ये जो पूरी हिंसा भड़की, छात्रों का जो आंदोलन था उसमें पाकिस्तान ने शह दिया, उसको हिंसा भड़काई और ये गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। और इसमें जिस तरीके से मालदीव में भी हुआ था मामला इंडिया के अगेंस्ट, उसी तरीके से भड़काने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और इन सब के पीछे, हिंसा के पीछे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई का हाथ है। मालदीव की तर्ज पर दिया गया था इंडिया आउट का टास्क। और यहां पे आप देखिए हिंसा के बीच जिस तरीके से हिंदू संगठनों पर, हिंदुओं के घरों पर, अल्पसंख्यकों पर हिंसा हो रहे हैं, उसके बाद ये चीजें पुख्ता होती जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि ये तख्ता पलट पूरा हुआ कैसे। हिंसा मामले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और आईएसआई पूरी जमीन तैयार कर रहा था। अब आपको विस्तार से बताते हैं। 2018 में देश से बाहर रची गई थी साजिश। बीएनपी के चीफ तारिक रहमान ने आईएसआई से मुलाकात की थी, बैठक की थी और 2018 में लंदन में यह मीटिंग हुई थी। आईएसआई से तख्ता पलट को लेकर डील की गई थी सऊदी अरब में भी, और आईएसआई के साथ बैठक हुई। यूरोप के कई देशों में कई बार मुलाकात हुई। आईएसआई के सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहदी को जिम्मेदारी इस बात की दी गई थी और बीएनपी जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन कराया गया। आईएसआई ने जमाते इस्लामी के छात्र विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में एक्टिव किया और जिसके बाद आरक्षण के नाम पर हिंसा फैली और फिर यह हिंसा गृहयुद्ध में तब्दील हो गई और फिर तख्ता पलट हो गया। ये जो साजिश थी 2018 से रची जा रही थी, ये अब बातें खुलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में जिस तरीके से विपक्षी दल के नेता बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच बैठक हुई, आईएसआई ने दोनों को एक कराया। चलिए अब आपको बताते हैं, ये तो मीटिंग हुई, लेकिन तख्ता पलट का आईएसआई कनेक्शन क्या है ये भी आप जान लीजिए। 6 साल में आईएसआई ने जमाते इस्लामी के छात्र विंग को फंडिंग की। तारिक रहमान के जरिए यह फंडिंग करवाई गई है। प्राइवेट विश्वविद्यालय में अपने कैडर को तैयार किया गया। बांग्लादेश इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी थी। इंटेलिजेंस ने पीएम ऑफिस को नहीं किया अलर्ट, ये बहुत बड़ी चूक है। और इसके बाद क्या उसका परिणाम हुआ, आज पूरा बांग्लादेश भुगत रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और पूरी प्लानिंग रची गई थी पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से। विपक्षी नेताओं को यहां विश्वास में लिया गया था और आप देखिए तख्ता पलट के उसी दिन विपक्षी नेता को वहां पे जेल से रिहा भी कर दिया गया था। किस तरीके से अब देखिए हिंसा फैली, आरक्षण के विरोध में हिंसा फैली और आपने देखा किस तरीके से आईएसआई फंडिंग करता था जो छात्र संघ के नेता थे। तो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो गदर मचा है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ यह प्रदर्शन इतना हिंसक हो जाएगा और 5 बार की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। न सिर्फ बेदखल होना पड़ेगा बल्कि उन्हें अपना मुल्क भी छोड़कर भागना पड़ा। सोमवार को ढाका में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसने शेख हसीना को सत्ता से उखाड़ फेंका। वो देश छोड़ने को मजबूर हो गई। पहले कयास लगे थे कि वो लंदन जाने वाली हैं, लेकिन इस बीच विशेष विमान से वो राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंच गईं, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनकी अगवानी की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हसीना से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक हसीना को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है जहां से वो लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। सूत्रों की माने तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बहन शेख रेहाना के साथ अपने सरकारी आवास गण भवन से सैन्य हेलीकॉप्टर से एयरबेस के लिए रवाना हुई। बताया जा रहा है कि एयरबेस से वो बांग्लादेश वायुसेना के C-130 सैन्य परिवहन विमान में सवार होकर हिंडन पहुंची। सूत्रों की माने तो ढाका ने भारत से गुजारिश की तो भारत ने हसीना के विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया। ढाका में बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उज्जमान ने हसीना के इस्तीफे का ऐलान किया और बताया कि अंतरिम सरकार की जिम्मेदारियां सेना संभाल रही है। उन्होंने टेलीविजन पर दिए संबोधन में कहा, मैं सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं, कृपया सहयोग करें, सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। पिछले 2 दिनों में हसीना सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये विरोध प्रदर्शन सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया। फिलहाल हसीना के देश छोड़ने के बाद
जवानों ने शेख हसीना की तस्वीर को सेंटर से हटाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी की मुखिया खालिदा जिया ने भी लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। सेना ने भी लोगों को शांत रहने की अपील की है। आपको बता दें कि 21 जुलाई 2024 को सिविल सेवाओं में स्वतंत्रता सेनानियों के नातेदारों को 30% आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था, जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 2018 में इसे खत्म कर दिया। हालांकि 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इसे फिर बहाल कर दिया। जून 2024 में ही इसके विरोध में छात्र सड़कों पर उतर आए। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए सिर्फ 7% आरक्षण लागू कर दिया। इसके बावजूद छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा। छात्र शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस स्टेशन और सरकारी इमारतों को आग लगा दी। इसके बाद सेना तैनात कर दी गई। जुलाई 2024 में हुई हिंसा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई। इस दौरान करीब 10,000 लोग हिरासत में लिए गए। कुछ हफ्तों की शांति के बाद छात्र पीएम शेख हसीना से माफी मांगने और पद छोड़ने की मांग पर अड़ गए। छात्रों ने 5 अगस्त को ढाका में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। 5 अगस्त की सुबह हजारों लोगों ने ढाका की तरफ पैदल और रिक्शों से मार्च शुरू कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। दोपहर 2:45 बजे शेख हसीना ने अपनी बहन के साथ सेना के हेलीकॉप्टर से देश छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन ने भारतीयों के लिए अलर्ट जारी किया है। ब्रिटेन की यात्रा के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है और ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो भी भारतीय ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं वो सतर्क रहे, अलर्ट रहे। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा फैली, उसके बाद से ब्रिटेन में भी अब अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन सरकार की तरफ से भारतीयों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि अगर आप ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इन हालात पर ब्रिटेन की नजर बनी हुई है और बांग्लादेश में जो भी हालात है उस पर पल पल पूरे दुनिया की निगाह है और ब्रिटेन की भी निगाह है। क्योंकि जिस तरीके से खबर आ रही है कि शेख हसीना अब ब्रिटेन जाने की तैयारी में है, अब उसको लेकर ब्रिटेन की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। जो भी भारतीय ब्रिटेन यात्रा कर रहे हैं उनको अलर्ट पे रहने को कहा गया है। ये सबसे बड़ी खबर, भारतीयों को लेकर भी अलर्ट किया गया है ब्रिटेन की तरफ से और वहां पे जो लोग भी ब्रिटेन में रह रहे हैं या ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा। और एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश हिंसा पर शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश हिंसा पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि बांग्लादेश इस हालात पर हमें बहुत अफसोस है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है। हमारी हमदर्दी बांग्लादेश के साथ है, मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा। और जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात है, अब उस पर अलग अलग जगहों से अलग अलग वर्गों के अलग अलग लोगों की टिप्पणी आ रही है, उस पर मौलाना शहाबुद्दीन ने भी अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ बहुत ही अफसोसजनक है। बांग्लादेश की सूरत हाल निहायत ही नाजुक है और वहाँ तख्ता पलट हो चुका है और आंदोलन करने वालों का पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं, उनका कंट्रोल हो गया है। ये निहायत ही अफसोसनाक खबर है। दरअसल इसके पीछे समझना होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट में किन किन लोगों का हाथ है और किस सोच और फिक्र के लोगों ने ये काम अंजाम दिया। उस कंट्रपथी विचारधारा को ताकत दी, कुव्वत दी और उनके जरिए ये तख्ता पलट कर आया है। तो आप देखिए किस तरीके से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यहाँ पे आपने मौलाना को सुना, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया और जिसके बाद आज ये बांग्लादेश के हालात हो गए जिस पर उन्होंने अफसोस व्यक्त किया है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। अब आप देखिए 5 अगस्त को क्या हुआ जान लीजिए। सुबह 11:30 बजे ढाका में प्रदर्शनकारियों के मार्च से पहले इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। ढाका मार्च का आह्वान किया गया था, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। दोपहर 12:15 बजे सिक्योरिटी फोर्स और फिर आर्मी को ढाका में तैनात कर दिया गया ताकि जो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनको काबू में किया जा सके। इसके बाद आप देखिए दोपहर करीब 12:30 बजे हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो पीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने वहां मार्च निकाल दिया।
इस बात की जानकारी पीएम को मिली और करीब 12:45 पर प्रोटेस्ट आक्रामक हुआ। काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए और वहां पर हिंसा और भड़कती चली गई। इसके बाद 1:30 बजे के लगभग पुलिस और आर्म्ड फोर्स सड़कों पर उतर गई। सेना ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शनकारियों को काबू करने की पूरी कवायद की। ये 5 अगस्त की हम पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं आपको। इसके बाद 1:57 पर ढाका के बक्सी बाजार में झड़प शुरू हो गई, यानी अब भी ये जो आंदोलन था वो हिंसक होना शुरू हो गया। दोपहर 2:25 पर पीएम शेख हसीना सेफ हाउस में पहुंची। उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके आवास पर प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे। लगभग 2:45 पर पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बहन के साथ उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया और भारत के लिए रवाना हो गई। ये पूरा घटनाक्रम। इसके बाद 2:48 पर प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में अंदर घुस गए। इसके बाद जमकर तोड़फोड़ की, जिसके हाथ में जो लगा उसको लेकर वो वहां से फरार होते गए। उनके बेडरूम में, किचन में घुस गए, खाना पीना खाते रहे, तोड़ते फोड़ते रहे। 3:44 पर आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। इसके बाद शाम 4:36 पर शेख मुजीबुर रहमान का स्टैचू गिरा दिया गया। संस्थापक है शेख हसीना के पिता, उनके आवास में, पीएम आवास में घुसकर उनकी मूर्ति को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया। शाम लगभग 5:30 बजे शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंची। इंडिया पहुंच गई। गाजियाबाद दिल्ली से सटा हुआ, वहां पर पहुंची और वहां पे सेफ हाउस पे वो रुकी हुई हैं। और वहां पे फिर इसके बाद अजीत डोभाल ने भी उनसे मुलाकात की, हालात की जानकारी उनसे ली। और लगभग 7:30 बजे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने शेख हसीना से मुलाकात की। अजीत डोभाल जी वहां पर पहुंचे और उनसे बातचीत की और हालात के बारे में उनसे सब चीज़ों को समझा। तो ये पूरा घटनाक्रम कल का हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये सब रही। लेकिन बांग्लादेश में ही ये जो तस्वीरें आ रही, वहाँ पर होटलों पर हमले हुए, सांसदों के घरों पर हमले हुए। जो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की सांसद हैं, उनके घर, होटल में हमले किए गए। लेकिन अब सवाल यह है कि शेख हसीना के जाते ही भारत के साथ हुए तीस्ता समेत 10 समझौतों का अब क्या होगा? भारत के लिए अब चुनौतियां क्या बढ़ सकती हैं? आइए आपको बताते हैं। सड़क से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखने को मिला। बांग्लादेश की ये घटना अब इतिहास का हिस्सा बन गई है। हिंसा इस कदर बढ़ी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस पड़ोसी देश में आए इस सियासी भूकंप के झटके भारत में भी लग सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का असर भारत पर भी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते जून महीने में ही शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम के तौर पर भारत दौरे पर थी। उस समय दोनों देशों के बीच तीस्ता प्रोजेक्ट समेत 10 समझौतों पर मुहर लगी थी। आइए जानते हैं वो कौन से समझौते थे जिन पर दोनों देश आगे बढ़ रहे थे। सवाल ये भी उठ रहा है कि शेख हसीना के जाने से इन समझौतों का क्या होगा। दोनों देश तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए तकनीकी टीम भेजने पर सहमत हुए। डिजिटल डोमेन में संबंध मजबूत करने को लेकर समझौता, हरित साझेदारी को लेकर अहम समझौता, दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क बढ़ाने के समझौते हुए। भारत का बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल वीजा की सुविधा का ऐलान, समुद्री रिसर्च, मैरीटाइम सहयोग पर समझौता, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में आपसी सहयोग को लेकर समझौता, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन संबंधी समझौता। देश में बवाल का भारत पर असर को लेकर भी चिंता अब बढ़ रही है। पड़ोसी देश में ये अस्थिरता भारत के लिए कारोबारी लिहाज से चिंता पैदा कर रही है। भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों के बीच काफी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर आंकड़ों में देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 में बांग्लादेश ने भारत को 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। पड़ोसी देश के घटनाक्रमों का द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ेगा। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर इस मामले पर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होशियारपुर पहुंचे। सीधे चलते उनके कार्यक्रम में। ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਅਰਜੀ ਵਗਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਗਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਊਗਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 2 ਦਿਨ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਾਏ ਆ, ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਲੰਧਰ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਗਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ